हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इससे पहले की क्लासेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके आए हैं, आज फिर बात कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन कौन कौन से क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर अपन इससे आगे चलने वाले हैं। ये सब क्वेश्चंस अपन आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग जो है वो वोकैब के बारे में भी बात करने वाले हैं। वोकैब में हम लोग कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे। ये वाली इडियम्स आपके पास आज रहने वाली हैं। इनको याद रखने के कुछ सिंपल तरीके भी देखेंगे जिनसे आपको इनको रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चंस आप देख ही चुके हैं कि हम कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपन। देखिए, हम लोग इससे पहले जो टॉपिक हमने शुरू किया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम आपके पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम के टॉपिक में हम लोग कुछ बातें इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका थर्ड वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो और हैं जहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम बात करें तो याद रखना, सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ब है वो हमेशा किसके अनुसार होना चाहिए? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, कौन से प्लूरल हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इससे पहले की क्लास में बात कर चुके हैं। अब चलते हैं अपन इससे आगे। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप उसको देख कर आएंगे तो ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में कि अगर सेंटेंस में मैनी नाम का शब्द आप लोगों को देखने को मिलता है। याद रखना, ये मैनी नाम का शब्द जो होता है ये डिटर्मिनर मतलब एडजेक्टिव होता है। मैनी के तुरंत बाद में आप लोगों को अगर सब्जेक्ट देखने को मिलता है तो याद रखना, इसके बाद में आने वाला सब्जेक्ट बोलो कैसा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा, मतलब प्लूरल नाउन होगा। और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब भी बोलो कैसा होने वाला है? प्लूरल होने वाला। पहली बात जो आपको याद रखना है। दूसरी चीज याद रखना है कि अगर मैनी से पहले आप लोगों को ए या एन देखने को मिल जाता है तो फिर ऐसे केस में भी आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा रहने वाला है? प्लूरल रहने वाला है। आपका जो वर्ब होगा ये वर्ब भी बोलो कैसा होगा? प्लूरल। ये दूसरी बात है जिसके बारे में हम बात करना है। आपको ध्यान देना है कि कब हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं। अगर मैनी के तुरंत बाद में आप लोगों को सब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो ये सब्जेक्ट आपके पास में जो है वो प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल रहेगा। मैनी से पहले अगर आप लोगों को ए देखने को मिल जाए, आर्टिकल देखने को मिल जाए, तो ऐसे केस में आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन ये तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मैनी के बाद में आपको ए और एन देखने को मिल जाए, मैनी के बाद अगर आप लोगों को ए और एन देखने को मिल जाता है तो याद रखना, ऐसे केस में आपका जो सब्जेक्ट है या जो नाउन है वो बोलो कैसा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन का यूज हो जाएगा। और इसके बाद जो वर्ब यूज होने वाला है ये वर्ब भी बोलो कैसा रहने वाला है? सिंगुलर रहने वाला है। वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। मैनी के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। मैनी से पहले ए आ जाए तो फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद में अगर ए और एन देखने को मिल जाए तो ऐसे केस में आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। नंबर फोर्थ बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मैनी से संबंधित पूरी कहानी अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर मैनी के बाद में अगर आपको ऑफ देखने को मिल जाए तो याद रखना, ऐसे केस में भी आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल रहने वाला है। और इसके बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी बोलो कैसा आएगा? प्लूरल। हम इसके पीछे के कारण भी जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल अपन बेसिक्स देख लेते हैं और इसी से रिलेटेड ये फिफ्थ टाइप के सेंटेंस जो मैनी को लेकर पूछे जा सकते हैं,
यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर मैनी के तुरंत बाद में वर्ब देखने को मिल जाए, मतलब नाउन या सब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, सीधा वर्ब दिया गया है, तो फिर ऐसे केस में जो वर्ब आएगा वो वर्ब बोलो कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब। मतलब मैनी के तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट ना देखने को मिले और सीधा वर्ब देखने को मिल जाए, ये भी संभव है। ऐसा कैसे पॉसिबल है इसके बारे में अपन पहले पता कर लेते हैं और फिर अपन इससे आगे चलते हैं। पहले अपन इस पूरी कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ से सबसे पहले इस मैनी नाम के शब्द के बारे में बात कर लें। आपको बता दें कि ये मैनी नाम का शब्द जो होता है, ये आपके पास में डिटर्मिनर मतलब एक एडजेक्टिव होता है। और डिटर्मिनर और एडजेक्टिव होने के साथ साथ में ये प्रोनाउन भी होता है, नाउन या प्रोनाउन जिसको आप बात करते हैं। दोनों पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में ये काम करता है। मैनी शब्द डिटर्मिनर भी होता है और मैनी शब्द प्रोनाउन भी होता है। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को जब जब मैनी शब्द के बाद में नाउन देखने को मिल जाता है, तो ऐसे केस में मैनी शब्द यहाँ पे किसका काम करता है, डिटर्मिनर प्रोनाउन का काम करता है। और मैनी के तुरंत बाद में जब वर्ब देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में मैनी नाम का शब्द बोलो क्या काम करता है, प्रोनाउन का, प्रोनाउन का काम करता है। ये आपके पास में जो है मैनी शब्द को लेकर बातें हैं। मैनी शब्द अपने बाद में आने वाला नाउन या सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल चाहता है, इसलिए इसके बाद में आने वाला वर्ब भी कैसा होता है, प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद में जब ए और एन नाम का शब्द देखने को मिल जाता है, ये ए और एन नाम के जो वर्ड हैं ये आर्टिकल्स भी होते हैं और डिटर्मिनर भी होते हैं। हम जब आगे की क्लासेस में बात करेंगे वहां पे आपको बताएंगे कि ए और एन जो है वो कब आर्टिकल्स होते हैं, कब डिटर्मिनर होते हैं। ए एन का मतलब जो होता है वो एक होता है, वन का मतलब भी एक होता है। तो ए एन और वन में अंतर क्या है, इसके बारे में भी अपन आगे की क्लासेस में बात करेंगे। क्योंकि देखिए ए एन और वन जो होता है वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होता है। मतलब वन नाम का शब्द जो है वो भी प्रोनाउन होने के साथ साथ एडजेक्टिव भी होता है। तो ये आगे के कंसर्न से, फिलहाल अपन सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक बातें अपन पहले कर लेते हैं। जहाँ पे आज की क्लास में हम सिर्फ मैनी नाम के वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि मैनी जब सेंटेंस में यूज हो जाए तो कब कैसा वर्ब यूज होता है। अब चलते हैं अपन इससे आगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं जो इसी से रिलेटेड। चलते हैं सेंटेंस नंबर 1 पे। मैनी के बाद में आप लोगों को देखो क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि मैनी के बाद में अगर ए देखने को मिल जाए तो इसके बाद में आने वाला सब्जेक्ट बोलो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पे एम ए एन सिंगुलर है। आपको बता दें कि एम ए एन जो होता है वो सिंगुलर होता है और एम ई एन जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, हमें सिंगुलर चाहिए था, सिंगुलर ही है, लेकिन आगे जो वर्ब आप लोग देख रहे हो वो वर्ब प्लूरल है, जबकि हमें वर्ब चाहिए था सिंगुलर। है को बदल के हम क्या बना देंगे, हैज। ये आपके पास में पहला क्वेश्चन हो गया कि मैनी के बाद में अगर ए आ जाता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। इसी तरीके से आपके पास में सेकंड सेंटेंस दे रखा है, यहां पर भी आपको मैनी के बाद में ए दिखाई दे रहा है। आपको पता चल गया ए के बाद में आने वाला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर होगा तो बोलो हैव के स्थान पे हम बदल के क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। हैज डन दियर होमवर्क प्रॉपरली। और याद रखना अगर वर्ब सिंगुलर है तो इसके साथ यूज होने वाला पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। इसका मतलब देयर नहीं आएगा, यहां पर देयर के स्थान पे हम हिज का प्रयोग। ये बातें अपन पिछली क्लास में बात करके आए हैं कि अगर सिंगुलर वर्ब होता है सेंटेंस में तो पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हिज हर और इट्स में से कोई एक होगा। अगर वर्ब प्लूरल है तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में देयर का यूज होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। ये देखिए यहाँ पे इस बार अटेंडेड जो है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जो बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। इसका मतलब इस बार हमें सिंगुलर और प्लूरल तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वर्ब तो अपनी जगह सही है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी ये सेकेंड फॉर्म यूज हो सकता है और प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है।
लेकिन मैनी के बाद में ए दे रखा और ए के बाद में आने वाला नाउन बोलो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। एम ई एन प्लूरल होता है, एम ए एन सिंगुलर। यहां से हम एम ई एन को बदल कर क्या बना देंगे, एम ए एन बना। ये आपके पास में थर्ड क्वेश्चन हो गया। इस बात को लेकर आगे चलते हैं। मैनी रोबर्स, इस बार मैनी के तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल है। वर्ब भी प्लूरल चाहिए था, वर्ब भी प्लूरल है, यहां तक तो ठीक है। वो कह रहे हैं मैनी रोबर्स वर किल्ड एंड, यहां पे एंड नाम का शब्द जो है वो बोलिए क्या है, कंजक्शन है। एंड के बाद में टेकन नाम का शब्द मेन वर्ब है और वन नाम का शब्द जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये एंड कंजक्शन के बाद वाले भाग की कहानी है। अब यहां पे आपको वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर यहां पर भी थर्ड फॉर्म आएगा तो इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आपके पास में सेंटेंस दे रखा है मैनी रोबर्स वर किल्ड एंड वन खालिस्तान टेकन, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे बताओ, वन वॉज टेकन लगा सकते हैं। टेकन थर्ड फॉर्म है ना मेन वर्ब का, तो आपको यहां पर भी तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब दे रखा है किल्ड से पहले। वाक्य पैसिव वॉइस का है। वैसे तो आप लोगों को सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही जानना है, लेकिन याद रखना ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसलिए अगर वहां पे वॉज वर्ब प्लस बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो यहां पर भी बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए। हालांकि हम वॉज के स्थान पे चाहते तो हम इसको हैड बीन भी बना सकते थे, हैड बीन टेकन भी बना सकते थे। दोनों संभावनाएं पॉसिबल है, लेकिन कम से कम टेकन जो कि थर्ड फॉर्म है बिना हेल्पिंग वर्ब के ये यूज नहीं हो सकता। तो अब आपको एक बात याद रखना है कि एंड के पहले यूज होने वाला फॉर्म ऑफ द वर्ब और एंड के बाद में यूज होने वाला फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम होना चाहिए। क्योंकि एंड के तुरंत बाद में आपको वर्ब कब देखने को मिलता है, जब सेंटेंस में यूज होने वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। वहां पे मैनी रोबर्स दे रखा था, यहाँ पे एंड के बाद में वन नाम का प्रोनाउन दे दिया, लेकिन वर्ब आपको यहाँ पर भी उसी के अनुसार, वो पास्ट की वर्ब है, ये भी पास्ट की होनी चाहिए थी। वो भी पैसिव में था, ये भी पैसिव में है, इसलिए आपके पास में वोज या हैड बीन में से कोई एक आंसर हो जाता। आगे चलते हैं। आपके पास मैनी या मैन, मैनी के बाद में ए दिखाई दे रहा है आपको। ए के बाद में यूज होने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। हैव को बदल के हमने क्या बना दिया, हैज बना दिया। हैज स्टैंड अप फॉर द सेरेमनी, मैनी या मैन हैज स्टैंड अप फॉर द सेरेमनी, ये आपका आंसर हो जाएगा। हैव को बदल के हमने हैज बना दिया। आगे चलते हैं। इस बार मैनी से पहले फिर आप लोगों को ए दिखाई दे रहा है। अ ग्रेट मैनी लीडर्स, तो आपके पास नाउन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो हैज को बदल के हम क्या बना देंगे, हैव बना देंगे। हैव लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर प्रेडिसर्स, ये आपके पास में दे रखा है। नेक्स्ट आपके पास में बात करते हैं इससे आगे। ये आपके पास में जो है वो मैनी को लेकर सेंटेंस हो गए। मैनी की बात आगे बात करते हैं। अ गुड मैनी, यहां पर भी आपको मैनी से पहले ए देखने को मिल रहा है। बोलिए, वर्ब प्लूरल दिखाई दे रहा है, पर आपको पता है मैनी से पहले अगर ए आ जाता है तो आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। इस बार एम ए एन नहीं होगा, बोलो क्या होगा, एम ई एन होगा। यहां पर दिया गया पजेसिव एडजेक्टिव अपनी जगह सही है। इसके बाद में बात करते हैं मैनी पीपल। मैनी पीपल, याद रखना पीपल नाम का शब्द जो होता है वो प्लूरल होता है, कॉमन प्लूरल नाउन होता है ये आपके पास में। पीपल बहुवचन होता है, पीपल का मतलब लोग होता है। याद रखना वैसे तो पीपल का पीपल्स नहीं बनता है, क्योंकि पीपल इटसेल्फ इज अ प्लूरल नाउन, पीपल्स नहीं बनता है। लेकिन याद रखना पीपल को आप पीपल्स लिख सकते हैं, बना सकते हैं, अगर ये अलग अलग देशों के लोगों की बात करें तो। ठीक है, अगर अलग अलग देशों के लोगों की बात करता है तो आप पीपल को पीपल्स बना सकते हो, वरना पीपल खुद ही प्लूरल नाउन होता है। वर्ब भी आप लोगों को प्लूरल दिखाई दे रहा है, यहां तक तो ठीक है। यूटिलाइज द सोर्सेज ऑफ अवेलेबल टू देम, ठीक बात है। और कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव को लेकर बात नहीं है, तो आपका जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नोअर। हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीजों को देखने वाले हैं फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं। मैनी या पुलिसमैन, ए के बाद में आपको नाउन दिखाई दे रहा है, इस बार पुलिसमैन सिंगुलर है, ठीक बात है। वर्ब भी कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। हैव के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। ये आपके पास में अगला सेंटेंस दे रखा है।
आपके पास में सेंटेंस लिखा हुआ है, मैनी अ पुलिसमैन हैज बीन बुक्ड फॉर द डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। डेरिलिक्शन का मतलब लापरवाही, ड्यूटी के दौरान लापरवाही के कारण कुछ पुलिस वालों को जो है वो बुक मतलब जो है वो निलंबित कर दिया गया। बुक का मतलब यहाँ पे निलंबित करने से रहेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन इससे आगे, मैनी और रोज। मैनी के बाद में ए आ गया, तो आपके पास में यहाँ वाला नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो ब्लूम को क्या बना देंगे, ब्लूम को क्या बना देंगे, ब्लूम्स बना देंगे। और ये एंड के बाद में जो वर्ब दिखाई दे रहा है वेस्ट, ये भी वर्ब है। अगर एंड के पहले दी गई जो वर्ब है उसके साथ में अगर एस और एस लगाए तो एंड के बाद वाली वर्ब के साथ भी एस और सी एल लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर वेस्ट को बदल के क्या बना दोगे, वेस्ट बना दोगे। वर्ब सिंगुलर बना रहे हैं अपन, एस और एस लग जाने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। आगे चलते हैं, मैनी अ मैन, ठीक बात है, ए के बाद में नाउन सिंगुलर चाहिए था अपन को, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए था, हैव को बदल के हम क्या बना देंगे, यहाँ पे हैज बना देंगे। मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। वो कहता है कि काफ़ी सारे लोग, उनमें से काफ़ी सारे लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर हैव कम टू इंडिया, भारत आए हैं। कहाँ से आए हैं ये, फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली, यहाँ पर परमानेंटली रहने के लिए। मैनी के बाद में आपको ए दिखाई दे रहा है, ए के बाद वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो आपके पास में सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए था। वर्ब के स्थान पे बदल के बोलो क्या बना देंगे, होश बना। मैनी अ बॉय वॉज हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। ये आपके पास में अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है मैनी अ स्टार। आपको पता चल गया कि मैनी अ स्टार दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैनी के बाद में ए आ जाता है तो आपके पास में नाउन जो है वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। आर के स्थान पे हम क्या बना देंगे, इच बना देंगे। ट्विंकलिंग इन द स्काई, ठीक है। वैसे याद रखना स्टार शब्द जो होता है वो वैसे अनकाउंटेबल नाउन होता है। कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे ए आर्टिकल है, स्टार जो कि अनकाउंटेबल नाउन है उसको आप ए के साथ क्यों रख रहे हो, तो याद रखना वैसे तो स्टार अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसको हम, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। मतलब स्टार को क्या नहीं बनाया जा सकता है, ना ही तो स्टार्स बनाया जा सकता था और ना ही स्टार से पहले हम लोग जो है वो ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं लगता है। लेकिन आपको बता दें कि हम लोग जो नाउन अनकाउंटेबल है, लाइक आपके बाल हैं, बाल संख्या में इतने ज़्यादा हैं कि अनकाउंटेबल हैं, गिन नहीं सकते, इसलिए आप हेयर को हेयर्स नहीं बोल सकते हो। लेकिन आप ऐसा तो बोल ही सकते हो ना, शी हैज़ टू ग्रे हेयर्स। वाइट हेयर्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ग्रे हेयर्स होते हैं। जैसे कंप्लीटली ब्लैक गलत होता है, जेट ब्लैक सही हो जाता है। काले घने बालों के लिए जेट ब्लैक का यूज़ करते हैं, कंप्लीटली ब्लैक का यूज़ नहीं करते। तो वैसे तो स्टार अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम स्टार को स्टार्स नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर आपको ये पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टार आर देयर इन द गैलेक्सी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गैलेक्सी में अनगिनत तारे हैं, इसलिए स्टार को स्टार्स नहीं बना सकते थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता है कि हाउ मेनी स्टार्स आर सुटेबल फॉर आवर लाइफ, तो ऐसे केस में हम लोग स्टार को स्टार्स बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टार हैं जिनके बारे में पता लगाया जा चुका है कि ये ह्यूमन कंडीशंस और आदमी के रहने के लिए कितने उपयुक्त हैं। तो ऐसे केस में अपन स्टार को स्टार्स बना सकते हैं, वरना स्टार अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये बातें अपने पास में मैनी को लेकर हो गई हैं। आगे बात करते हैं, वो जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा है ना, ये वाला क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब ये तो बात होगी मैनी को लेकर कि मैनी अगर सेंटेंस में आ जाता है तो कब हम कैसा वर्ब यूज करते हैं। अब बात करते हैं अपन इससे आगे, ये नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस में आप लोगों को मोर देन वन देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ जाता है कि मोर देन वन अगर सेंटेंस में आ जाता है तो कब कैसा सब्जेक्ट लिखते हैं और कैसा वर्ब लिखते हैं। याद रखना, मोर देन वन के बाद में अगर सब्जेक्ट लिखना हो तो आप कैसा सब्जेक्ट लिखेंगे, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे।
और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब भी बोलो कैसा रहने वाला है, सिंगुलर। अगर मोर देन वन के बाद में सब्जेक्ट लिखना हो तो। इसी को लेकर दूसरी बात और बता रहे हैं आपको कि अगर मोर के बाद में सब्जेक्ट लिखना हो तो याद रखना ऐसे केस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो बोलो कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो भी बोलो कैसा होगा, प्लूरल वर्ब। ये दो स्ट्रक्चर और हैं जिनके बारे में आज की क्लास में और बात कर रहे हैं। और यहां से एक छोटी सी चीज को और ऐड कर देता हूं मैं कि अगर आपके पास सेंटेंस में मोर देन से जोड़कर अगर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं, ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर मोर देन के साथ जोड़कर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं तो याद रखना ऐसे केस में जो वर्ब यूज होगा ये वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, ये आपको याद रखना है। अभी अपन इसके कारण भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर मोर देन से जोड़कर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाएं, ये सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते थे, वर्ब कैसा आएगा ये डिसाइड करने का काम पहले वाला सब्जेक्ट करेगा। आप चाहो तो यहां पे एक शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो कि मोर देन से जोड़कर दो सब्जेक्ट लिखे हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज, वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज हो। पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब हो गया कि अगर आपके पास सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी। अब हम लोग यहां से जानना चाहेंगे, देखिए काफी बार आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मोर देन वन के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर आता है, मोर के बाद में प्लूरल आता है। तो आपको इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा समझ भी सकते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बताएं आपको कि ये जो मैनी नाम का शब्द आप लोगों को, मोर नाम का शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैनी का ही कंपैरेटिव डिग्री होता है भाई। ये मैनी का ही कंपैरेटिव डिग्री है जो मोर है। तो बताइए इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें मैनी के बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाया करता था तो बोलो सब्जेक्ट कैसा आता था, प्लूरल। तो बताओ मोर के बाद में भी सब्जेक्ट आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। दूसरी बात, ये तो इस तरीके से आप लोग ये वाली बात याद रख सकते हो। अगर उस पे चलते हैं तो बताओ वन के बाद में सब्जेक्ट कैसा आता है, वन पेन होता है या वन पेन्स होता है, तो वन पेन होता है। वन शब्द अभी हम बात करके आए थे। डिटर्मिनर होता है, बाद में नाउन आएगा तो नाउन बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। नतीजा वर्ब भी हमने कैसा लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया। और मोर देन से जोड़ के अगर दो सेंटेंस लिख दिए जाते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब हम लोग एक क्वेश्चन जो पिछली स्लाइड में हम छोड़ कर आए थे उसको थोड़ा और देख लेते हैं। यहां पर आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, मोर देन वन दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि मोर देन वन अगर सेंटेंस में आ जाता है और वन के बाद में अगर आपके पास में सब्जेक्ट लिखा गया है तो सब्जेक्ट बताओ कैसा आ जाएगा। वन के बाद में सब्जेक्ट अगर लिखा होता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, पर्सन सिंगुलर है, ठीक बात है। वर्ब भी बताओ कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये तो ठीक है। और अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, सेंटेंस सही है। ये आपके पास में ये सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं अपन इससे आगे, अगले सेंटेंस में चलते हैं। मोर देन वन आर्टिकल, वन के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। हैज बिन पब्लिश्ड, मोर देन वन आर्टिकल हैज बिन पब्लिश्ड, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपका जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, मोर स्टोरीज देन वन, अगर मोर के बाद में सब्जेक्ट लिखा गया तो सब्जेक्ट बोलो कैसा होगा, प्लूरल। वन के बाद में वर्ब जो लिखा हो वर्ब भी बोलो कैसा है, प्लूरल। आर इन द पंचतारा, ये
पंचतंत्र लिखा हुआ है, पंचतारा होना चाहिए था। तो आपके पास में इस सेंटेंस का जवाब जो है वो बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, आपके पास में यहाँ पे मोर देन और वन के बाद में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कैंडिडेट आपके पास में सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव के स्थान पे अपन बोलो क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे यहां तक तो। और आगे अगर हम पढ़ते हैं, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स, ठीक बात है, और कोई गलती है नहीं इसमें, तो वन हैव के स्थान पे हमने बदल के क्या बना दिया, हैज बना दिया, क्योंकि वन के बाद में आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा। आगे चलते हैं अपन लोग, यहां पर आप लोग देखेंगे ही मोर देन हिज पेरेंट्स, ही मोर देन हिज पेरेंट्स दिखाई दे रहा है, तो हमारे लिए जो सब्जेक्ट है वो कौन रहने वाला है, ही रहने वाला है। ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी बताओ कैसा आएगा, सिंगुलर, वर्ब के स्थान पे क्या आ जाएगा। ये आपके पास में मोर देन वन को लेकर और मोर नाउन देन वन को लेकर क्वेश्चंस दिए गए थे। अब चलते हैं अपन इससे आगे, वोकैब के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इडियम्स के बारे में बात की थी, कुछ और इडियम्स हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला इडियम आपके पास में दे रखा है फिक्स्ड इन वंस वेज, अपने तरीके बदलने के लिए अनिच्छुक होना या अपने तरीके बदलने के लिए तैयार ना होना। एक बात बताओ भाई, जिस व्यक्ति ने, वेज का मतलब तरीके होते हैं, फिक्स का मतलब निर्धारित होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपने तरीके निर्धारित कर रखे हों, जिसके जीने का अपना एक ढंग है, अपना एक तरीका है। वैसे जिंदगी जो है जरूरी हो जाता है कि अपने ही ढंग से जी जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी पसंद नापसंद, लोगों की पसंद नापसंद सेम हो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका रहने का, जीने का तरीका अलग हो सकता है। तो वो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने निर्धारित तरीके कर रखे हों, इसका मतलब वो अपने तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं है। अपने तरीके बदलने के लिए तैयार ना होना या अनिच्छुक होना एक ही बात है। आगे चलते हैं अपन लोग, फ्लैश इन द पेन, फ्लैश इन द पेन, आपको पता है पेन का मतलब जानते हैं वो लोग, वो जो फ्राइंग पैन वगैरह होता है। अब फ्राइंग पैन के अंदर जब भी कोई अचानक कोई चीज़ डाली जाती है गरम तेल के अंदर, तो आप देखते हो एक बार एकदम फ्लैश होता है, लेकिन ये फ्लैश, वो जो आंच निकलती है थोड़ी सी, वो थोड़े से समय की होती है। तो बताओ वे फ्लैश में जो पेन होती है वो कितने समय के लिए होती है, क्षणिक भर की। और इसी बात से रिलेट करके एक इडियम बना दिया गया जिसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड सक्सेस, मतलब क्षणिक सफलता। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश का मतलब आपको पता चल रहा होगा, फ्लैश का मतलब मांस से होता है, ओके, और ब्लड का मतलब खून से होता है। बताइए भाई, और इसका मीनिंग जो बना रखा है वो क्या बना रखा है, मेंबर्स ऑफ फैमिली या फिर परिवार के लोग। बताइए फ्लैश एंड ब्लड को हम परिवार के लोगों से कैसे जोड़ेंगे। आपको पता चल रहा है सब लोगों से, जो परिवार के लोग हैं उनसे हमारा क्या होता है भाई, खून का रिश्ता होता है। इसी तरीके से ये फ्लैश एंड ब्लड बना के एक परिवार के लोगों के लिए इडियम बना दिया। एक याद रखना, मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है, फैमिली मेंबर नहीं होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ फैमिली मेंबर नहीं होता है, मेंबर ऑफ फैमिली होता है। वैसे तो अपन आगे चल के किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि मेंबर ऑफ फैमिली क्यों होता है, ये क्यों सही है और फैमिली मेंबर गलत क्यों है, इसके पीछे का कारण अगर मैं आपको बताऊं, तो फैमिली मेंबर सिर्फ एक ही केस में सही हो सकता था, जब यहाँ पे यूज होने वाला मेंबर शब्द नाउन और फैमिली नाम का शब्द अगर एडजेक्टिव होता तो। अगर फैमिली मेंबर शब्द नाउन होता और फैमिली एडजेक्टिव होता तब तो आप फैमिली मेंबर को सही कह सकते थे। जैसे आप गर्लफ्रेंड है, ये एक वर्ड लिखा आप लोगों ने, यहाँ पे फ्रेंड शब्द नाउन है और गर्ल शब्द है तो नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है बताओ, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए गर्लफ्रेंड जो कंपाउंड नाउन है, दो नाउन से मिलकर बना है, ये सही है। फैमिली मेंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास में पहले वाला शब्द जो है वो एडजेक्टिव नहीं है।
पहले वाला शब्द एडजेक्टिव नहीं होने के कारण ये गलत है, क्योंकि ये वाला भी नाउन है। ये वाला इसके ऊपर पोजीशन अधिकार दर्शा रहा है, और अधिकार दर्शाने की स्थिति के अंदर हम लोग या तो अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं या ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऐसा कभी अपन किसी नाउन की क्लास के अंदर बात करेंगे। इसलिए फैमिली मेंबर गलत होता है, मेंबर ऑफ फैमिली सही होता है। आगे चलते हैं, अपन अगले इडियम्स के बारे में बात करते हैं। अगला आपके पास में लिख रखा है फॉर्म एट द माउथ। फॉर्म एट द माउथ, फॉर्म एम है ना, फॉर्म एट द माउथ, बहुत अधिक नाराज होना। फॉर्म का मतलब झाग होता है ना, मुंह में झाग आ जाना। आदमी चिल्लाता है, जोर से बोलता है, मुंह में झाग आ जाते हैं ना। तो मुंह में झाग कब आ जाते हैं? जब आदमी बहुत ज्यादा नाराज होता है, एक्सट्रीमली एंग्री होता है। फूड फॉर थॉट्स, फूड का मतलब भोजन होता है, थॉट्स का मतलब जो विचार होते हैं वो, मतलब अपने विचारों को भोजन देना, मतलब अपने विचारों के ऊपर ज्यादा काम करना, ज्यादा रिलायबल होना। समवन टू थिंक अबाउट, ये आपके पास में जो है वो क्या हो जाता है, फूड फॉर थॉट नाम का जो इडियम है इसका मीनिंग हो जाता है। आगे बात करते हैं फॉरगोन कंक्लूजन। फॉरगोन, गो वेंट गोन होता है, आपको पता होगा। फॉरगोन का मतलब जो ऑलरेडी जा चुका है, ऑलरेडी निकाला जा चुका है। और कंक्लूजन वर्ड का मतलब ही निष्कर्ष होता है। जो कंक्लूजन आपने पहले से डिसाइड कर लिया वो निष्कर्ष बोलो क्या है आपके पास, स्पष्ट है, जिसको लेकर आप पहले से इनएविटेबल कंक्लूजन है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं अपन, फ्री फॉर ऑल। फ्री फॉर ऑल हिंदी मतलब हो जाता है अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। अनकंट्रोल्ड सिचुएशन आपके पास में एक वर्ड दे रखा है, और अनियंत्रित हालात आपके पास में वर्ड हो जाएगा। तो बताइए भाई, जो चीज सभी के लिए फ्री होती है, फ्री फॉर ऑल, जो चीज सभी के लिए फ्री हो, तो बताओ भाई ऐसी फ्री की चीज को पाने के लिए आने वाले लोगों को कंट्रोल करना क्या हो जाता है भाई? अनियंत्रित हो जाता है। फ्रॉम स्टेम टू स्टेम, स्टेम का मतलब तना होता है, पता होगा आप लोगों को। पेड़ जो होता है उसका तना होता है, उसके स्टेम। वो बोलता है एक तने से दूसरे तने तक। हिंदी में कहावत सुना होगा, तू डाल डाल में पात पात, वही है, एक छोर से दूसरे छोर पे होना। अगला वर्ड आपके पास फ्यूडी और जूजी वर्ड दे रखा है। इसका मतलब होता है पुराने विचारों का व्यक्ति, ओल्ड फैशंड। इसको आप फ्रॉम ओल्ड स्कूल भी बोल सकते हो ना। फ्रॉम ओल्ड स्कूल भी एक फ्रेज होता है। इसका मतलब भी रूढ़िवादी होता है, कंजर्वेटिव होता है, या पुराने विचारों का होता है। तो इस तरीके से आप, ये भी एक फ्रेज बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन यहां से, सभी आवश्यक व संभावित चीजें, एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी, फुल मॉन्टी। मतलब ऐसी कोई चीज जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारी संभावित चीजें होती हैं आपके लिए, फुल है, सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको आप क्या बोल देते हैं? सभी आवश्यक व संभावित चीजें। फुल मॉन्टी को भी आप इसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। फुल थ्रॉटल, थ्रॉटल का मतलब भी जोश से होता है, पूरे जोश के साथ, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फुलनेस ऑफ टाइम, जब आपके पास समय फुल होता है तो इसका मतलब वो समय आपके लिए कौन सा समय होता है? उचित समय। कम समय होता है तो आप ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं, बेहतर डिसीजन नहीं ले सकते, इसके लिए बात कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। गेट अ गोल्ड स्टार, अच्छे मार्क्स मिलना, गोल्ड स्टार मिलना, 5 स्टार रेटिंग मिलना या गोल्ड स्टार मिलना, बोलो क्या हो जाएगा? अच्छे मार्क्स मिलना। गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, किसी कार्य को पूरा करने का समय मिलना या आनंद का अवसर होना। जिंदगी में आपको कोई नई लीज मिल जाती है, नया कोई मौका मिल जाता है, तो ये आपके बताइए क्या हो जाता है आपके लिए? जिंदगी के लिए आनंद का अवसर हो जाता है। गेट अ रो डील, रो का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा, कच्चा, कच्चा माल जो होता है उसको रो बोलते हैं। डील का मतलब व्यवहार होता है। आधा अधूरा व्यवहार जो है वो कैसा बर्ताव होता है भाई? बुरा बर्ताव होता है, पुअर ट्रीटमेंट होता है। ये आपके पास में आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ इडियम्स के बारे में बात की है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए सेशंस में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो हमने पढ़ा है इनसे रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और चलते हैं, अपन मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। इसी टॉपिक के अंदर बचे हुए भाग के बारे में बात करेंगे, और साथ में वोकैब वाला सेशन भी इसके साथ चलता रहेगा। धन्यवाद।